नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। अजय जी सीधी बात कहते हैं और आज अजय जी से हमें जो समझना है वो राहुल गांधी ने वो रेवड़ी के बारे में जो निवेदन करा है उसका विश्लेषण हम आपसे जानना चाहेंगे। आप वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि गरीब को फ्री रेवड़ी मिलती है और अदानी को मनौती मिलती है, ये क्या है? यानी राहुल गांधी ने जो कहा है उसका मतलब क्या है? और राहुल गांधी आजकल अपना विजन देश के एक शासक के नाते देश की सरकार को कैसा एजेंडा लागू करना चाहिए उस विषय में वो मेरे ख्याल से जहां भी जाते हैं वहां पर ये अपना विजन प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अजय जी, हम चाहेंगे कि आप इस पर बात करें। अजय जी, फिर से एक बार आपका सीधू ने सट में स्वागत है। जी नमस्कार हरि भाई और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पर जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी को सुनना चाहिए क्या कह रहे हैं। एक सवाल किया एआई स्पेशलिस्ट के साथ में, वो प्रोफेशनल्स के साथ में चर्चा कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में, और उनके सवालों के, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह तो है नहीं कि पत्रकारों के ही सवालों से डर जाए। यहाँ तो राहुल गांधी कोई भी सवाल पूछ दे, तो पूरे कॉलेज इंस्टीट्यूट में थे, इंस्टीट्यूट में कोई भी उनसे सवाल पूछ रहा था, उसी में एक सवाल पूछा गया, वो भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण बताता हूं। After 80 years, if you are talking about giving freebies to the people in India, it means we make them poor. It's not economic development. So when India will become an economically developed country? What about freebies to Mr. Adani? No, you want to discuss? Let's discuss. Right? What about freebies to Mr. Adani? What about freebies to Mr. Ambani? What about all the huge amount of land that is given to them? Why don't we discuss that? If we are ready to stop those freebies, we'll stop these freebies. So please realize. अब इतना तो मैंने ये सुना दिया, इतने से बात को आप समझिए कि राहुल गांधी से एक ने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इस तरीके से फ्रीबीज दिए जाते हैं और इसको लेकर के इससे नहीं वो फर्क पड़ता है, और ये करके तो राहुल गांधी ने वही पूछा, जो अडानी को फ्रीबीज दिए जाते हैं, जो अंबानी को फ्रीबीज दिए जाते हैं, इतनी जमीनें दी जाती हैं, सब कुछ दिया जाता है, सारी चीजें सौंप दी जाती हैं, वो फ्रीबीज नहीं है। उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, वो फ्रीबीज नहीं है। लेकिन एक गरीब को अपनी जिंदा रहने के लिए, उसको मदद करने के लिए यदि कुछ सब्सिडी दी जाती है तो वो फ्रीबीज लगने लगती है, वो मुफ्त की रेवड़ी लगने लगती है। तो अडानी अंबानी को जब 1 रुपए के दाम पे जमीनें दे दी जाती हैं हजारों एकड़ों, और इसी तरीके से उन्हें टैक्स में छूट दे दी जाती है, उन्हें तमाम सरकारी उपक्रम सौंप दिए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं, तब उसे आप क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो गरीबों को शर्मिंदा किया जाता है और ताकतवर लोगों को की मनौती की जाती है, मनाया जाता है। वाह भाई, यदि ये, तो मैं फ्री बीज के बारे में बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इस मामले में दोनों पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि आप उनकी सारी फ्री बीज बंद कर दो 100%, हम इनकी बंद करने पे सोच लेंगे। लेकिन फ्रीबीज का, अजय जी, ये फ्रीबीज का मामला जो है वो तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था कि उसकी आलोचना करना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो है उन्होंने वही विषय पर, वही टोन में वही बात करी है। तो इसको क्या समझा जाए? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, नरेंद्र मोदी बोले, उनके भक्त बोले
तमाम सारे पूंजीपति बोलने लगे, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलने लगे। लेकिन कहां के लिए बोल रहे हैं? वो तमिलनाडु के लिए बोलते हैं, वो कर्नाटक के लिए बोलते हैं, वो तेलंगाना के लिए बोलते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं दिल्ली के लिए, जब दिल्ली में उनकी सरकार नहीं थी। इसी तरीके से वो तमाम जगह बोलते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है उनकी सरकारों में, तो उन्होंने बिहार में क्या दिया? जब चुनाव लड़ना था और चुनाव की घोषणा होने के पहले उन्होंने जिस तरीके से बांटा है वो फ्रीबीज नहीं था। कैश बांटा। वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वो फ्रीबीज नहीं था, मध्य प्रदेश में वो फ्रीबीज नहीं था, महाराष्ट्र में वो फ्रीबीज नहीं था, हरियाणा में वो फ्रीबीज नहीं था, दिल्ली में वो फ्रीबीज नहीं था। तो जब आप करें तो साहब बिल्कुल सही है, और उसके बाद में आप तो झूठे ही करते हैं। जो कहते हैं उसमें भी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं सबको पता है। लेकिन एक जगह आप सच्चे हैं कि अडानी को देना है, अंबानी को देना है। तो राहुल गांधी ने उसी का जिक्र किया कि एक कल्याणकारी राज्य में जिंदा रहने के लिए गरीब को मदद करना, जिंदा रखने के लिए उसको और उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति को उसको तो मदद चाहिए होती है कितनी, 2000, 4000, 10,000। लेकिन अडानी अंबानी क्या लेते हैं? लाखों करोड़। भारत का जितना बजट है उतना तो वो वैसे ही खा जाते हैं। भारत की जमीनें खा ले रहे हैं, सब कुछ खा ले रहे हैं, और उसके बाद में वो ऐश की जिंदगी जीते हैं, पूरी अय्याशी करते हैं, और यहां वो गरीब किसी तरह सरवाइव करने की बात कर रहा होता है तो वो फ्रीवीज हो जाता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी करेंगे तो वो फ्रीवीज नहीं है। तो समस्या यही है। इसी बात को राहुल गांधी ने कहा। तो यानी अडानी अंबानी के लिए मनौती दे रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं सरकार मान जाइए, और गरीब के लिए तो उसे शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, मुफ्त की खा रहा है। तो अब आप सोचिए, तो राहुल गांधी का विजन बड़ा स्पष्ट है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, उसकी अवधारणा पर हमारा लोकतंत्र बना है, देश बना है, संविधान बना है। वो लोक कल्याणकारी राज्य का संकल्प लेता है, और जो लोक कल्याणकारी राज्य का संकल्प लेता है वह देश अपने किसी भी व्यक्ति को मरता हुआ परेशान नहीं छोड़ सकता है। तो उसको चाहे सब्सिडाइज करना पड़े या चाहे जो कुछ। इसका उदाहरण दे रहा हूं। 2008 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस समय पूरे दुनिया के इतिहास में क्रूड ऑयल सबसे महंगा हुआ था, कच्चा तेल। $141 प्रति बैरल से ज्यादा का दाम था, और तब भी उन्होंने भारत के लोगों को पेट्रोल 70 रुपए में, डीजल 50 रुपए में दिया था। वो समय था। और उसके बाद आप देखिए थोड़े दाम बढ़े, लेकिन कभी 75 रुपया नहीं पहुंचने दिया डॉक्टर मनमोहन। इंटरनेशनल मार्केट में मोदी के शासन के दौरान तो कम हुए। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, वो भी बताता हूं। तो 75 रुपया नहीं पहुंचने दिए। डीजल जो है कभी भी उन्होंने 60 रुपया नहीं पहुंचने दिया। तो अब आप सोचिए, जब इस स्थिति में उन्होंने रखा, इतने महंगे दाम पर भी। और कुकिंग गैस की भी बात कर लें, उस समय 2008 में ही जब सबसे महंगा था, उस समय कुकिंग गैस का जो सिलेंडर था, घरेलू सिलेंडर 14 किलो वाला, वो कितने का था? 307 रुपए का। 307 रुपए का। और अब आ जाता हूं, जो 26 मई 2014 जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, उस दिन क्रूड ऑयल $118 प्रति बैरल पे था, और कम होता गया, कम होता गया। और उस दिन भी जो पेट्रोल था वो 70 रुपए था, और डीजल 59 रुपए था। ठीक है। और जो
कुकिंग गैस का सिलेंडर है वो 408 रुपए का था। अब आप सोचिए 408 रुपए का आपको गैस का सिलेंडर मिल रहा था और ये मिल रहा था। किसको मिल रहा था? इस देश की जनता को, क्योंकि वो कल्याणकारी सरकार थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्रूड ऑयल के दाम गिरते 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 यहां तक कि हुए कि $26 पे पहुंचा क्रूड ऑयल, $26 पे। अब आप सोचिए $26 तक पे भी पहुंचा, लेकिन क्या भारत के कोई नागरिक कह सकता है कि उसे 70 रुपए में पेट्रोल मिला हो और 60 रुपए में डीजल मिला हो? नहीं मिला। कुकिंग गैस का सिलेंडर अभी बात करें 900 रुपए के पार है, 950 का है। आप देखिए, यही नरेंद्र मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, चंद दिन पहले संसद में ही कहा कि हमारे पास 74 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो जाए। आप 3 दिन हुए होमर्स का मार्ग रोके हुए, और 3 दिन में यह स्थिति है कि एक ही दिन में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुकिंग गैस, जो घर की घरेलू गैस है, उसमें 60 रुपया, और जो वो है कमर्शियल, उसमें 125 रुपया के करीब करीब की बढ़ोतरी कर दी। अब आप देखिए, यदि हम देखें अभी चंद दिनों के भीतर, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 350 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब इन सब स्थितियों में कि इसमें तो आपने कर दी, जब $90 प्रति बैरल पे पहुंचा है अभी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, यानी आप देश के नागरिकों के लिए कर ही नहीं रहे। अब मैं इसमें एक डेटा आपको बताना चाहूंगा कि वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे लोगों को जानना चाहिए। वो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 2014 में भारत सरकार पेट्रोलियम पे सेस लेती थी, वो साल में 40,000 करोड़ रुपया होता था, और वो काहे पे होता था? रोड सेस होता था, क्योंकि उस समय टोल इतने होते नहीं थे, इतना टोल नहीं लिया जाता। अब टोल तो लिए ही जा रहे हैं, अब तो लगभग कोई रोड बाकी नहीं रह गई है जो टोल ना हो। तो टोल तब नहीं लिए जाते थे, तब भी 40,000 करोड़ लेते थे। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 2.25 लाख करोड़ रुपए सेस वसूला जाता है। 2.25 लाख करोड़ जब सारे टोल हो गए, तब एक ही सेस होता था, रोड सेस। और आज जो है रोड सेस तो होता ही है, इंफ्रा सेस होता है, एग्री इंफ्रा सेस होता है, और इस तरह से होते हैं। तो अब आप सोचिए, इस तरह से आपको एक ये लूटा जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, जिसका कहीं कोई किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं देनी होती। तो ये अवैध लूट कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, और इस तरह से इसने अपने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल में। तो अब आप सोच लीजिए, इसके बाद 2014 से 26 के बीच में जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, यानी भारत सरकार की कंपनियां, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये जो है इनका जो इनसे सरकार डिविडेंड लेती थी वो 10,000 करोड़ का लेती थी, कुल एक साल में 10,000 करोड़ का। और नरेंद्र मोदी सरकार में वो करीब 22,000 करोड़ रुपया से हर साल वसूला जा रहा है। और इस तरह से कुल नरेंद्र मोदी सरकार ने औसत में जो पूरा जोड़ के कुल है 2014 के बाद से 11 साल में इन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपया ये वसूला है इस देश की जनता से, जो पेट्रोलियम कंपनियों के जरिए। ठीक है, अब इसके बाद में 2014 से 2026 के बीच पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, इन्होंने कुल मिला के मुनाफा क्या कमाया है ये भी जान लीजिए। सारे खर्चे हटाने के बाद में शुद्ध मुनाफा इन्होंने कमाया है 18 लाख करोड़ रुपया, 18 लाख करोड़ रुपया।
यानी जनता को उसका लाभ नहीं मिला। ना, हम वही बता रहे हैं, आप सुन लिए। इसके बाद में इन्होंने जो टैक्स और ड्यूटीज है जिनके नाम पे, जिस तरीके से इसके नाम पे इन्होंने एक्साइज एंड कस्टम ये करके इन्होंने 30 लाख करोड़ रुपया कमाया, सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपया। इसके बाद में जो निजी कंपनियां हैं, रिलायंस और ये अडानी और ये जो पेट्रोलियम में काम कर रही हैं, इन्होंने भी 8 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। अब आप एक चीज सोचिए, जब यह स्थिति हो, देश के लोगों को इसमें हिस्सेदारी, चूंकि हमारा जैसा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाया जाता है, जिससे कि जनता को उसका लाभ दिया जाए। सरकार तो जनता के लिए हो। और हमें रियायत प्राइस से मिलता है रशिया से, तो $10 से $16 कम। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी बात सिर्फ कर रहा हूं। साहब आप ये देखिए, इसके बाद में इस देश के लोगों को क्या कहा गया, नहीं देश का खजाना भरा जा रहा है, जिससे कोई संकट आए कुछ आए तो पैसे की कमी ना पड़े और ये ना हो। और साहब 3 दिन में आपसे वसूलने का क्रम शुरू हो गया, लेकिन अडानी से नहीं, अंबानी से नहीं, आपसे, जनता से। तो आपका खून निकाल लें, आपको मार दें, आपको सब कुछ कर दें, वो अच्छा है। यदि आपको मदद करें, इसमें सब्सिडाइज करें, सरकार सिर्फ अपने हिस्से को, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार मुनाफा ना कमाए, टैक्स ना ले, सरकार टैक्स भी ले, सब कुछ ले, लेकिन उस समय टैक्स कितना होता था? 3.25% था पेट्रोल पे, डीजल पे, और 9% था पेट्रोल पे। आज आप देखिए, तो आपने तो असल में इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है कि जनता को वो लूटो और वो पैसा अडानी अंबानी की जेब में डाल दो। राहुल गांधी इसी बात के विरोध में कह रहे हैं, यही वो कहना चाह रहे हैं कि फ्रीबीज क्या है, मुफ्त की रेवड़ी क्या है। मुफ्त की रेवड़ी तो वो खा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी खा रहे हैं, जिससे वो इतने महंगे महंगे जहाजों से घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगा महंगा मशरूम खा रहे हैं, और इसके बाद दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। तो साहब, इस देश में उनकी अय्यासी के लिए पैसा है, उन पूंजीपतियों को देने के लिए, लेकिन इस देश के नागरिकों का सब छीन लेने के लिए। इन्हीं के डेटा ये साबित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्री बीज कह के आप गरीब को गाली देते हो, लेकिन अमीर के लिए आप कहते हो ये तो विकास है, डेवलपमेंट। यही बात राहुल गांधी समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं। जी, ये अमेरिका में जिस प्रकार से सब्सिडी दी जाती है किसानों को, और हमारे किसानों को मार रहे हैं, यानी ये भी एक समझने वाली बात है। और यानी अमेरिका की बात करते हैं कि वहां सब्सिडाइज नहीं है, या तो इंटरनेशनल फोरा पर सब्सिडी को दूर किया जा रहा है। हम तो कल्याण राज्य हैं, और कल्याण राज्य में तो ये देना होगा। हाँ, आपने ठीक ही कहा कि मुनाफा, सरकार भी मुनाफा कमाए, मगर लोगों को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। केवल सरकार लूट चलाए ये तो नहीं चलेगा। तो भाई सरकार मुनाफा किसके लिए कमाएगी? सरकार, हर कोई अपने, जैसे अब आप मान लीजिए अडानी की कंपनी मुनाफा कमाएगी तो अडानी के लिए कमाएगी, अंबानी की कंपनी कमाएगी तो अंबानी के लिए कमाएगी। सरकार का मालिक कौन है? इस देश की जनता है। सही बात। तो सरकार जो मुनाफा कमाए वो उस देश की जनता के ऊपर लगना चाहिए ना, जनता के बोझ ना पड़े ना, जनता तो कर्ज में ना फंसे ना। उसको कैसे ज्यादा, वो पैसा जो कमाया जा रहा है उससे रोजगार सृजन हो, उससे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उन्हें और मजबूत किया जाए। यहां पे तो सरकार उल्टा कर रही है, जो सरकारी उपक्रम है वो बेच रही है। हाँ, बेच रही है। अडानी साहब ले जा रहे, तो जो कुछ है अडानी को। जमाने में, वाजपेयी के जमाने में अंबानी थे, आईपीसीएल वगैरह। बिल्कुल,
उन्हें अब वो अंबानी को खड़ा किए, अडानी को खड़ा कर रहे हैं, और साहब दोनों यही धंधा चल रहा है। हालांकि तब भी अडानी थे, और याद करिए उस समय प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी सब एक ही जहाज से घूम रहे थे अडानी के साथ। तो ऐसा नहीं कि अडानी ने, लेकिन तब अडानी इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, उन्हें इतना बड़ा प्लेयर बना दिया नरेंद्र मोदी ने। तो अंबानी जो है पहले कांग्रेस के समय में भी धंधा करते थे, लेकिन वो धंधा सरकार के बूते नहीं होता था, वो नीतियां सबके लिए थी। लेकिन इनके समय में इनके लिए नीतियां बन रही। देखिए, धंधा करने के राहुल गांधी भी खिलाफ नहीं, राहुल गांधी ये बता चुके हैं हम कारपोरेट के खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि कारपोरेट सरकार और जनता का पैसा खा के खड़ा हो, वो नहीं चलेगा। जनता का पैसा जनता पे खर्च होगा, कारपोरेट ईमानदारी से अपना काम करे, मेहनत करे, कमाए और उसमें योगदान करे, तो वो हमें मंजूर है। तो यही विजन है, और यही राहुल गांधी का विजन है, जो कंट्री को बनाने का विजन है, सकारात्मक विजन। नरेंद्र मोदी का विजन लूटने का है, एक से छीन के सब कुछ दो चार को दे देने का है। राहुल गांधी का है सबका समान बंटवारा होगा, जो पीड़ित है, गरीब है, पिछड़ा है, मर रहा है, उसको मदद देंगे जी, और जी। जिसके पास ज्यादा है उससे इमदाद लेंगे उसके लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, ये विजन है। तो ये दोनों का अंतर है, और वही राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया केरल में। जी, और यानी थोड़े हल्के फुल्के ढंग से यदि मैं बात करूं तो एआई का समिट यहाँ पर हुआ, और काफी कुछ उसके बारे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आई, और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी वो हुआ उसमें। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी बिल गेट्स से बात कर रहे थे और कह रहे थे हमारे यहाँ आई बोलते हैं, एआई को आई बोलते हैं, ये उनका लेवल है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो मास्टर्स करने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज में और आश्चर्य लगता हार्वर्ड है। में पढ़े। वही तो कि ये प्रधानमंत्री है जो आई बोलते हैं, एआई भी बोलते हैं, अब ये समझा रहा है। राहुल गांधी फादरलैंड और मदरलैंड भी कर रहे हैं। वही तो, और राहुल गांधी उसकी टेक्निकलिटी समझा रहे हैं कि एआई में क्या होना चाहिए था, कैसे वो भारत के लोगों को, युवाओं को रोजगार दे, कैसे भारत के लोगों के रोजगार छीनने की बजाय वो उसमें मददगार बने। राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का अंतर ये, राहुल गांधी उस एआई के थ्रू कैसे डेवलपमेंट हो इस पर बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उसमें, अब क्या कहें, अब शब्द ही नहीं है, रोड़ा डाल रहे हैं। चलिए, मगर जो आज है। आपने जिस प्रकार से इसका विश्लेषण किया राहुल गांधी के विजन के बारे में, मेरे ख्याल से हर एक बात पर जब जब वो बात करते हैं, नहीं, आने आप वाले देख दिनों में लीजिए, क्या होगा। उन्होंने संसद के अंदर 1 महीना पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से समझौता किया है, आज हमने देखा कि भारत गिड़गिड़ाया, अमेरिका के आगे परमिशन दे दीजिए, वो हमारा मालिक बन गया। इसी तरीके से आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे थे हमारे जो देश के पुराने मित्र हैं देश, उनके साथ हम सामंजस्य बिठाते। यदि हमने ये बिठाया होता तो आज ईरान के उस रास्ते से हमारे तेल टैंकर आ रहे होते। उसने उन सारे देशों को अनुमति दी जिनसे कोई वो नहीं है, जो तटस्थ है उन्हें भी दी, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल के चरणों में पड़े हैं उन्हीं को उसने सिर्फ रोका। तो इसलिए यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो आज यह संकट भी नहीं होता। जी, मैं अंतिम एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता और मोदी का भक्तगण ये गलत बयानी चला रहा है कि इजराइल तो भारत के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा, मगर ईरान ने तो हमारा विरोध किया था। अब हालांकि बात तो उल्टी थी। आप एक चीज देखिए, 1 मिनट छोड़िए, आप इजराइल छोड़िए, सारा छोड़िए, आप याद करिए, जब अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता था, जब इंग्लैंड नाम का कोई देश नहीं होता था, इजराइल कोई
सुना भी नहीं था, ये कुछ नहीं थे। उस समय एक देश था ईरान, और उस समय एक हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान और ईरान के वो रिश्ते हैं, डीएनए के रिश्ते हैं उस तो दौर कल के। कल बात करें हम। हाँ जी। अब जी लास्ट इसमें कि जब 1965 और 1971 के युद्ध का वो जिक्र करते हैं, उस समय अमेरिका परस्त राजा वहां पर था जिसने हमारा रजा साथ नहीं दिया। पहलवी पहलवी यस पहलवी, रजा पहलवी। तो रजा पहलवी हाँ, तो उसने भारत का साथ नहीं दिया था, जी लेकिन इजराइल ने भी नहीं दिया था। इजराइल ने भी नहीं दिया था, ये भी याद रखना चाहिए। जी तो उस समय हमें, जब खेमनई जो थे, इनके जो गुरु थे, जहां से इस्लामिक क्रांति हुई खोमेनी 1970। आयतुल्लाह जी खोमेनी हाँ, खोमैनी। तो वो खोमैनी साहब के समय से भारत के साथ वो खड़ा रहा, यानी जी 1979 से लगातार वो भारत के साथ रहा अब तक। ये पहली दफा है कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि नहीं भाई, आप दोस्त नहीं है। और आज यही बात रसिया ने भी कह दी कि अब हम आपको तेल में छूट नहीं देंगे, क्योंकि आप वहां खड़े हो गए, अब अमेरिका की परेशानी में इजाजत हमसे लेते मांगे। हैं, अमेरिका से रिक्वेस्ट करके इजाजत लेते हैं कि तेल खरीद हाँ, सकते हैं क्या। तो आप सोचिए, जो ये हमारे ऐतिहासिक दोस्त थे, उनको हमने खो दिया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पांव को चाटने में, तलवे को चाटने में। जी सही बात है। अजय जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया आज, और आपने पेट्रोल और डीजल के दाम की भी बात करी। ये अंधभक्त जो हैं इनके, वो तो ये कहते हैं कि 500 रुपए हो जाएगा उसका दाम, तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। यानी उन्होंने अपना ये मेदू जिसको बोलते हैं मराठी में, मगज का इस्तेमाल यानी ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। है ही मोदी नहीं जो साहब, है है ही नहीं, वो उसमें तो गोबर भरा है। गोबर भरा है। सही बात है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आज हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।